हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आखिरकार बहू बेटी की अकल ठिकाने आ ही गई। जब से श्यामलाल जी 1 महीने कुल्लू मनाली में रहकर आए थे तब से घर का माहौल बदल सा गया था। 2 महीने पहले श्यामलाल जी काफ़ी बीमार हो गए थे। 1 महीना लग गया उन्हें ठीक होते होते। फिर डॉक्टर ने 1 महीने के लिए उन्हें किसी हिल स्टेशन पर जाकर आराम करने की सलाह दी। तो वे अपनी पत्नी को लेकर कुल्लू मनाली चले गए थे। पर जब से वह वहां से वापस आए हैं, घर का माहौल एकदम से बदल गया है। सुबह सुबह बेटा भी कागज लेकर आ गया। बोला, पापा साइन कर दीजिए। तो वह बोले, मॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है क्या हमें। तो वह बोला, हाँ पापा। तो श्यामलाल जी बोले, तो ठीक है बेटा, दोपहर को खाना खाकर मैं ऑफिस आता हूँ, फिर विचार विमर्श करते हैं। तो बेटा बोला, अरे पापा आप क्या करेंगे ऑफिस आकर। डॉक्टर ने आपको ऑफिस के तनाव से दूर रहकर आराम करने के लिए कहा है। तो श्यामलाल जी कहते हैं, बेटा तुम यह प्रोजेक्ट अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे, तो मेरा ऑफिस आना ज़रूरी है। तो बेटा कहता है, आपने मुझे ट्रेंड कर दिया है, अब मुझे अपने हिसाब से काम करने दीजिए। अब आप आराम कीजिए और हाँ, वक्त से दवा ले लेना मत भूलना। मैं चलता हूँ। श्यामलाल जी को अपने बेटे का यह रूखा व्यवहार अच्छा नहीं लगा। 2 महीने पहले तक उनका बेटा उनसे पूछे बिना कोई भी डिसीजन नहीं लेता था और अब कहता है कि सब अकेले संभाल लेगा। फिर श्यामलाल जी दोपहर को जब आंगन की तरफ गए तो देखा बहू और पोता फिल्म देख रहे हैं। उन्हें गुस्सा आ गया। बोले, किसने लगवाई केवल, मैंने कहा था ना अभी इसकी उम्र पढ़ने की है। तो बहू श्रेया तनकर कहती है, इसके पापा ने लगवाई है, जो कहना है आप उनसे कहें। श्यामलाल जी का पोता पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर था। इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने केबल कनेक्शन कटवा दिया था। तो श्यामलाल जी कहते हैं, अगर यह फेल हो गया तो वह किसकी जिम्मेदारी होगी। तो बहू कहती है, हमने इसकी ट्यूशन लगवा दी है। तो श्यामलाल जी कहते हैं, बहुत खूब, इतने छोटे से बच्चे को ट्यूशन, वाह, इस घर में सब पढ़े लिखे हैं। तुम लोगों के पास टीवी देखने की फुर्सत है पर बच्चे को पढ़ाने का किसी के पास समय नहीं है। किसका फैसला था यह ट्यूशन लगवाने का। तो बहू ने कहा, इनका। और अब आप बात बात पर हमें ज़्यादा टोकिए मत, जो बात करनी है इनसे कर लीजिएगा। यह सुनकर श्यामलाल जी काफ़ी अपमानित महसूस कर रहे थे। वह चुपचाप अपने कमरे में आ जाते हैं। शाम को वह पार्क में घूमने जाते हैं तो उनका जिगरी दोस्त रविशंकर उन्हें मिलता है। श्यामलाल जी का उतरा चेहरा देखकर रविशंकर जी पूछते हैं, क्या हुआ। तो वह सारी बातें उन्हें बताते हैं। तो रविशंकर जी कहते हैं, तुम्हारे बीमार होने की वजह से बेटा बहू के सत्ता हाथ लग गई है। अब उन्हें मज़ा आ रहा है। अब सत्ता का स्वाद एक बार चख लेने के बाद कोई भी व्यक्ति उसे दूर रहना नहीं चाहेगा। तो श्यामलाल जी कहते हैं, हाँ सही कह रहे हो, पर मेरा कहाँ मानना उनका कर्तव्य है, लेकिन वे ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। तो रविशंकर जी पूछते हैं, तो अब क्या करोगे तुम। तो श्यामलाल जी कहते हैं, तुम बताओ मैं क्या करूं। तो रविशंकर जी कहते हैं, क्या तुम आज खुद को थका हारा और बूढ़ा महसूस करते हो। तो श्यामलाल जी कहते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो रविशंकर जी पूछते हैं, क्या भविष्य में अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहते हो। तो श्यामलाल जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल। तो रविशंकर जी कहते हैं, तो फिर नए सिरे से संघर्ष शुरू करो। तुम्हारे पास अब तक के सफल जीवन का लंबा अनुभव है, व्यावसायिक सूझबूझ है। तुम्हारे बेटे बहू को लगता है कि तुम्हारे पंख बेकार हो गए हैं। तुम्हें उन्हें फिर से ऊंची उड़ान भरकर दिखाना होगा। तुम्हारी ऊंचाइयां देखकर वे अपने आप नतमस्तक हो जाएंगे, तुम्हारी इज्जत करने को मजबूर हो जाएंगे। तो श्यामलाल जी पूछते हैं, घर के बड़ों को छोटों से इज्जत पाने के लिए कुछ कर दिखाना जरूरी है क्या। क्या आपसी प्रेम का संबंध इसके लिए काफी नहीं है। तो रविशंकर जी कहते हैं, मेरे दोस्त, समय बदल गया है। आज वस्तुओं की तरह व्यक्तियों का उपयोगी होना भी आवश्यक है, तभी उनकी पूछ बनी रहती है। श्यामलाल जी और रविशंकर जी के बीच बात समाप्त होने के बाद वह दोनों कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। उसके बाद श्यामलाल जी फैसला करते हैं कि मुझे बदलना होगा, उन्हें मुझे मेरा मान सम्मान वापस लौटाना ही होगा। श्यामलाल जी अगले दिन सुबह से अपना एक रूटीन बना लेते हैं। सुबह जल्दी नहाकर वे बाहर जाने को 8 बजे तक तैयार हो गए। उनके आदेश पर उनके पुराने ड्राइवर ने कार गैराज से बाहर निकाल दी थी। तो उनकी पत्नी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं। तो श्यामलाल जी ने कहा, कुछ काम से जा रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र मत किया करो, मैं ठीक हूँ। और श्यामलाल जी अपनी दवाइयाँ साथ लेकर चले जाते हैं। लंच के समय तक भी उनका आना नहीं हो पाता है। रात 8 बजे के करीब वह घर लौटकर आते हैं। श्यामलाल जी दिन भर
कहाँ रहे, क्या करते रहे, यह बात उनके घर वालों के लिए रहस्य ही बनी रही, क्योंकि जब भी कोई उनसे कुछ पूछता तो श्यामलाल जी उसका सीधा जवाब देते ही नहीं थे। उनका रोज़ सुबह जल्दी घर से निकल जाना, वह देर रात को घर लौटना करीब 10 दिन तक ऐसा चला। तभी उनके बेटे को बाहर किसी से पता चलता है कि श्यामलाल जी प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं और उन्होंने एक अपना ऑफिस भी खोल लिया है। यह खबर मिलने के बाद बहू बेटे इस सिलसिले में पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, पर वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते। श्यामलाल जी यह कह देते हैं कि मैं अपने आप को व्यस्त रखना चाहता हूँ। एक समय था जब बिल्डर था, अब प्रॉपर्टी डीलर बन गया हूँ। घर आने के बाद भी श्यामलाल जी ना जाने किस किस से फ़ोन पर बातें करते रहते। बहू बेटे समझ गए थे कि पिताजी से किसी भी तरह का कोई जवाब मिलना बड़ा मुश्किल है। श्यामलाल जी अपनी नई ज़िंदगी से जुड़ी बातें में अपनी पत्नी, बेटा, बहू किसी को भी हिस्सेदार नहीं बना रहे थे, क्योंकि अगर उनकी पत्नी को भी पता चलता तो बात बहू बेटे तक पहुंच ही जाती। वो कहते हैं ना, इंसान दिल लगाकर मेहनत करे तो सफलता उसके कदम चूमती ही है। धीरे धीरे श्यामलाल जी का काम चलने लगा। उनकी जान पहचान का दायरा तो पहले से ही बड़ा था, क्योंकि वे एक बिल्डर रहे थे। दूसरे बिल्डरों से उनकी अच्छी जान पहचान थी। उनकी यह जानकारी आम ग्राहक को बहुत प्रभावित करती थी। ग्राहक का हित वे सदा ध्यान में रखते, इस कारण ग्राहक का उनके ऊपर जल्दी भरोसा बन जाता। 6 महीने में ही वह अपने इलाके के एक सफल प्रॉपर्टी डीलर बन गए। श्यामलाल जी की इस सफलता ने उनके अपनों के नज़रियों में बदलाव ला ही दिया। शुरू शुरू में तो उनके बेटा बहू उनसे खींचे रहते थे, पर अब उनके व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो गया था। अब बहू बेटे श्यामलाल जी के बारे में बातें करके उनका दिल जीतने की पूरी कोशिश करने लगे। एक दिन श्यामलाल जी का बेटा उनके पास आता है और कहता है, पापा, जो हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया था उसमें कुछ बात हो गई है, जिसके कारण हमारी बड़ी पेमेंट फंसी हुई है। तो श्यामलाल जी कहते हैं, तुम यह सब मुझे क्यों बता रहे हो? तो बेटा कहता है, पापा, आप ही इस समस्या को हल कर सकते हो। यह समस्या मुझसे हल नहीं हो रही है। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अकेले कंपनी को नहीं चला सकता। अभी मेरी काबिलियत इतनी नहीं है। आपके अनुभव व मार्गदर्शन के अभाव में मैंने पिछले 6 महीने में कई गलत निर्णय लिए हैं। आपको कंपनी के कामकाज को फिर से देखना शुरू करना पड़ेगा। तो श्यामलाल जी कहते हैं कि मेरे पास अब इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। तो बेटा कहता है, पापा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आपकी कुर्सी मैंने खाली कर दी है। आज से आपको कंपनी के ऑफिस में ज़रूर आना पड़ेगा। तो इतने में ही श्यामलाल जी की पत्नी आ जाती है और कहती है, बेटा तो हमारा ही है, इसे माफ़ कर दीजिए। यह आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। बड़ों का तो काम ही होता है बच्चों को माफ़ करना और बड़प्पन दिखाना। तभी बहू और पोता भी अपने कमरे से बाहर आते हैं और बहू श्यामलाल जी के पैर छूती है और पोता भी उनके पास आकर बैठ जाता है। तो श्यामलाल जी अपने पोते से पूछते हैं, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो पोता कहता है, अच्छी चल रही है दादाजी, अब मम्मी मुझे रोज पढ़ाने लगी हैं। मम्मी ने केबल टीवी का कनेक्शन भी कटवा दिया है। इस बार मैं आपको अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाऊंगा। यह सुनकर उन्होंने अपने पोते को गले से लगा लिया। एक पल में श्यामलाल जी की सारी नाराजगी, मन की कड़वाहट दूर हो गई। अपना मान सम्मान फिर से वापस पा लेने में वे पूरी तरह सफल हो गए थे। अब उन्हें कोई तनाव या शिकायत नहीं थी। उनके परिवारजनों ने उन्हें फिर से स्वेच्छा से घर का मुखिया बना लिया था। उन सबकी आंखों में वे अपने प्रति श्रद्धा व सम्मान के भाव साफ पढ़ सकते थे। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।